हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्यों पड़ती है इतनी ठंड, क्यों चलती है हवा, क्यों पड़ती है इतनी ठंड, समझ नहीं आती हमको। बहुत ठंड है रे। ओ, क्यों पड़ती है इतनी ठंड, हमको समझ नहीं आती है। बर्फ जमा दी एकदम। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों को नमस्कार। नाक में ठंडा मार देगा हमको, बहुत ठंड है। चलिए, बाप रे बाप, कितना ठंड है रे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्ट्रेंट मोशन, स्यूडो फोर्स और फ्रिक्शन के सवाल। क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्ट्रेंट मोशन, स्यूडो फोर्स और फ्रिक्शन के सवाल करेंगे। ठीक है भाइयों? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम दो प्याज खाए हैं। अरे प्याज खा के कौन आता पढ़ने, बैगन खा के आता है। चलिए चलिए, तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन। बहुत आसान है, नीट में इसका कोई खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। थोड़ा बहुत सवाल कैसे आता है वो बता दूंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स और हम लोग फ्रिक्शन के सवाल करेंगे। पर फ्रिक्शन बहुत उपयोगी चीज है ठंड में। हाँ, फ्रिक्शन बहुत उपयोगी चीज है। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलिए चलिए, चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट रिलेशन में बेटा क्या होता है मैं समझाता हूं थोड़ा सा। कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है? कांस्टेंट रिलेशन ये होता है, मान लो ये ब्लॉक है M1 का और ये सीधा एक रस्सी से बंधा है M2 ब्लॉक से, और इसको मैंने F4 से खींचा है। ठीक, F4 से खींचा है, तो इसका एक्सीलरेशन अगर A1 है, इसका एक्सीलरेशन A2 है, तो दोनों के एक्सीलरेशन में रिलेशन बताओ। ये कांस्टेंट रिलेशन होता है। चलिए, ये क्या होता है? कांस्टेंट रिलेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? कांस्टेंट रिलेशन होता है कि A1 और A2 के रिलेशन में, A1 और A2 के बीच में, दोनों के एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन निकालो। दोनों के एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन निकालो। ठीक है, इसको कहते हैं कांस्टेंट रिलेशन। चलिए देखते हैं पर कैसे निकलता है। सुनो ध्यान से, अच्छे से समझाता हूं। मान लो इस पॉइंट पर टेंशन देखूंगा तो पीछे T होगा, उतना ही टेंशन इस पर आगे T होगा। हाँ सर, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये आगे करेगा उतना ही ये आगे डिस्प्लेस होगा। हाँ, मान लो ये सिस्टम में ये x आगे जाता है तो ये भी x आगे जाएगा। तो इस x की वजह से इस टेंशन का वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव? टेंशन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, सर इस टेंशन का वर्क डन नेगेटिव, और टेंशन आगे डिस्प्लेसमेंट आगे, इस टेंशन का वर्क डन पॉजिटिव। तो सिस्टम पर इंटरनल फोर्स टेंशन का वर्क डन हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है। इसलिए हम यहां पे एक रिलेशन लिखते हैं, टेंशन इंटू एक्सीलरेशन T इंटू A1 बराबर T इंटू T1 A1। मान लो यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे T2 है, तो T1 A1 बराबर T2 A2। ऑब्वियस सी बात है, एक पर T1 A1 का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव वाला बराबर निगेटिव वाला, मतलब एक पॉजिटिव वाला आएगा और एक निगेटिव वाला आएगा, है ना? तो निगेटिव लिखना नहीं है, बस रिलेशन लिख लेना है। तो बताओ, इस पर टेंशन T है, हाँ सर टेंशन T है, और एक्सीलरेशन आगे A बराबर, पीछे टेंशन T है, एक्सीलरेशन A2, T से T कट जाएगा, A1 बराबर A2। और तुम्हें साफ पता है कि सर एक ही रस्सी से बंधा है, जितना ये आगे जाएगा उतना ये आगे जाएगा। हाँ, तो यहां पे चीजें समझ में आ जाती है बहुत आसानी से, यहां पे चीजें आ जाती है बहुत आसानी से। लेकिन ये सवाल जिससे सबसे मैक्सिमम पूछा जा सकता है नीट में, वो ये सवाल है। इसमें कैसे करोगे? तो देखो, इफ पुल्ली शोज इन द डायग्राम, पुल्ली शोज इन द डायग्राम आर स्मूथ एंड मासलेस,
A1 and A2 आर द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 4 kg एंड 8 kg। A1 4 kg का, A2 8 kg का, आराम से। A1 का एक्सेलरेशन ये रहा और A2 एक्सेलरेशन बेटा ये रहा, A2 और ये बेटा A1। इसमें रिलेशन बताओ क्या होगा, सुनो ध्यान से, बड़े आराम से जाओ। यहां पर टेंशन देखो, ये T है, हाँ सर ये T है, पूरे रस्सी में हर जगह T होगा, हाँ यहाँ पे क्या होगा सर T आगे, यहां पर भी कांटेक्ट के अब T, तो इधर पीछे कितना हो जाएगा सर, आगे T तो पीछे 2T, तो इस पर भी आगे 2T। यहां पे 2T इंटू A2, 2T इंटू A2 बराबर ऊपर T नीचे A1, ऊपर T नीचे A1। वो हमेशा आएगा, एक टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, लेकिन तुम्हें नेगेटिव नहीं लिखना। T से T कटेगा, 2A2 बराबर A1 आ जाए। कमेंट बॉक्स में थोड़ा आग लगा दो, गर्मी हो जाए। 2A2 बराबर A1, ये आ जाएगा आंसर। तो ये नहीं कर लोगे तुम, और कर लेंगे। यहां पे एक चीज और समझो, ये ना हम डॉट प्रोडक्ट टाइप ले रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में तो टेंशन के लॉन्ग वाला एक्सेलरेशन या टेंशन के लॉन्ग वाला एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन के लॉन्ग वाला टेंशन, दोनों सेम डायरेक्शन वाला करते हैं। हाँ, तो यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन वाला होना चाहिए। सर इस पर एक सवाल कराओ, दोनों सेम डायरेक्शन वाला कहने का क्या मतलब है? कहने का बेटा, कहने का मतलब ये है, अब मान लो ये सवाल है, तुम्हें पता है कि इस रस्सी में M2 अटैच है और ये V2 से आगे जा रहा, लेकिन ये फ्लैट सरफेस पे ऑब्जेक्ट V1 से आगे जा रहा, तो V1 और V2 में रिलेशन पूछा है, और इनफैक्ट तुम्हें V1 बाई V2 पूछा है। 2 मिनट रुकना, जोरदार ट्रिक बताता हूं, जोरदार ट्रिक बताता हूं, 2 मिनट रुकना। तुम क्या करोगे सर, इधर टेंशन T है, वेरी गुड, तो इस रस्सी में हर जगह टेंशन T होगा, यहां पे इधर टेंशन T होगा। इस टेंशन के 2 कंपोनेंट है, एक ऊपर और एक इस थीटा की तरफ। देखो ना बेटा, इधर एक थीटा एंगल है, तो T का कंपोनेंट इधर क्या होगा सर, T cos थीटा। तो T cos थीटा इंटू V1, T cos थीटा इंटू V1 बराबर TV2। T से T कट, T से T कट जाएगा, V1 बाई V2, ये V1 बटा V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा बराबर sec थीटा। बोलो एकदम मजा आ गया कि नहीं? ये आसान है, आसान है। हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो कई सवालों में एकदम सीधा सीधा से काम हो जाता है, लेकिन जहां टहरियाएगा तो तुम भी टहरिया देना, तुम भी कहना कि हम नहीं टहरियाएंगे, हम सीधा सीधा से काम चलाएंगे। जहां टेंशन और वेलोसिटी एक्सेलरेशन टहरियाएगा, तुम कहना नहीं हम तो सीधा सीधा से काम चलाते हैं, हम नहीं टहरियाएंगे। जैसे ये सवाल है, ध्यान से देखो, ये रस्सी कनेक्टेड है, यहां से घूम के गया है M1 में, ये सीधे गया है, ऐसे घूम के गया है, और यहां पे M2 है। क्या करना है, ध्यान सुनना, मेरी बात सुनना, मजा आ जाएगा। क्या करना है, सुनना सुनना सुनना। मान लो कि ये ऊपर चढ़ रहा है A1 से, और इस रस्सी में टेंशन है T, कोई दिक्कत नहीं सर। मान लिया कि M1 ऊपर जा रहा है A1 से, इस रस्सी में टेंशन है T, तो यहां T, तो इसके पिछवाड़ा में T और इसके पिछवाड़ा में T, T 2T, तो यहां पे लग जाए 2T। तो हाई रस्सी में हर जगह 2T, हाई रस्सी में हर जगह 2T, 2T, तो यहां पे हो जाए 4T, तो यहां पे हो जाए 4T। ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे गिरेगा A2 से। अब बोलो A2 इंटू 4T, A2 इंटू 4T बराबर A1 इंटू T, A1 इंटू T, T से T कट गया, 4A2 बराबर A1, आंसर आ गया। रस्सी टरियाएगा, तुम कह नहीं हम तो सीधे सीधे वाले में काम चलाएंगे, ठीक है, हम तो सीधे सीधे वाले में काम चलाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे यहां देखो, यहां देखो, ये प्लैंक है, और ये प्लैंक वेलोसिटी VP से ऊपर जा रहा है। प्लैंक कितने वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर, VP से, और यहां पे ये स्ट्रिंग V से ऊपर उठ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, रस्सी को खींचोगे तभी तो ये पूरा सिस्टम ऊपर उठेगा। हाँ, तो V और VP में रिलेशन निकालना है। सुनो क्या करोगे, सुनना क्या करोगे। मान लो यहां पे तुम V से ऊपर खींच रहे हो पकड़ के, यहां पे टेंशन T है, तो क्या हाई रस्सी में हर जगह T हुई, हाई रस्सी में हर जगह T हुई कि नहीं बोला, हाई रस्सी में हर जगह T हुई। ये नु रस्सी बा, ये नु रस्सी बा, तो TT हुई। हाँ सर, तो अकरा में ऊपर 2T, T तो नीचे हो जाए 2T, तो यहां पे लगी 2T, पूरे रस्सी में हर जगह 2T, यहां पे ऊपर 2T, तो 2T 4T VP बराबर TV, TV, T से T कट जाई, 4 VP बराबर V हो जाई। ला, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। सर इस वाले में दिक्कत होता है, अभी दिक्कत खत्म करते हैं, सुनो अभी दिक्कत खत्म करते हैं। बताओ, अगर मैं यहां पे टेंशन मानता हूं तुम्हें T1, तो इधर भी टेंशन होगा T1, मतलब T मानता हूं, सॉरी T1 क्यों, T मानता हूं, तो रस्सी सेम है तो हर जगह टेंशन T होगा। देखो यहां T, तो घूम किधर T, तो नीचे भी T, नीचे भी T,
तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा 2t। अब ध्यान से देखो, जिधर एक्सिलरेशन है उधर ही टेंशन, तो पॉजिटिव वाला प्रोडक्ट TA1 प्लस जिधर टेंशन उधर ही एक्सिलरेशन TA2 बराबर नीचे 2t ऊपर है तो 2t इंटू ए, टी से टी कट जाई, हाँ तो ए बराबर का आ जाई, ए बराबर का आ जाई बोला A1 A2 A1 प्लस A2 बाई 2 आंसर खत्म मुन्ना खत्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि एक्सीलरेशन A1 प्लस A2 बाई 2 आ गया। अब इसमें थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, बच्चा घबरा जाता है कि मान लो पिल्ली ऊपर जा रहा है, ये पिल्ली ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है बेटा, और यहां पे रस्सी कनेक्ट किया, ये M1 ब्लॉक ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी दिया हुआ है, और ये किधर किधर जाएगा, इसकी वेलोसिटी बताओ, इसकी वेलोसिटी बताओ। तो अपने को घबराना नहीं है, अपने को घबराना नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अपने को घबराना नहीं है, सुनो ध्यान से। पता है क्या करोगे बेटा, एक लॉजिक पकड़ो, यहां पे टेंशन टी है, यहां पे बेटा टेंशन टी है, तो टी 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 हर जगह टी होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा 2t। देखो 5 इंटू टी, 5 इंटू टी प्लस टी इंटू वी, टी इंटू वी बराबर 2t इंटू वीपी, 2t इंटू वीपी, ये करना है तुम्हें, मतलब प्लस प्रोडक्ट वाला एक साथ माइनस प्रोडक्ट वाला एक साथ, ऐसे करना। तो सर ये टी से एक मिनट, 2t इंटू वीपी ना, टी कट जाएगा, तो 5 प्लस वी बराबर 2, वीपी 10 दिया हुआ 10, तो 10 दूना 20 आ जाएगा, बी बराबर 15 मीटर पर सेकेंड आंसर। कितने लोगों का 15 आया है, 15 आया है। चलो अब एक और सवाल कि मान लो ये जा रहा है ऊपर से एक्सेलरेट हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, नीचे एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इस पुल्ली का एक्सेलरेशन, मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल है सर, इसको कैसे करेंगे सुनो, ये टी, हाँ सर यहां भी टी, इस इनफैक्ट पूरे रस्सी में टी, तो यहां हो जाएगा 2t, मानते हो, हाँ, तो जिधर टेंशन उधर ही एक्सेलरेशन है, तो t इंटू A1, इसमें टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो बराबर t इंटू 2 आएगा, प्लस इसमें टेंशन नीचे एक्सेलरेशन ऊपर, तो यह आएगा 2t इंटू ए। सर इसको उस तरफ क्यों ले गए, मैं कह रहा हूं एक तरफ टेंशन वेलोसिटी या टेंशन एक्सेलरेशन वाला प्लस वैल्यू रखेंगे, एक तरफ माइनस वाला वैल्यू रखेंगे, एक तरफ प्लस वाला एक तरफ माइनस वाला, सिंपल से, तो ये भी निगेटिव टर्म ये भी निगेटिव टर्म इधर रखो, टी 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 कट जाएगा, इसका A1 है तुम्हारा दिया हुआ है 5 बराबर, ये दिया हुआ है 2 प्लस 2 इंटू 2t था, तो 2 इंटू ए, ये इधर जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3 बराबर 2a, तो a बराबर हो जाएगा बेटा 3/2, मतलब 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव आया मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर है। ये वाला हमेशा बच्चा करता है और इसमें कंफ्यूज रहता है, या तुम भी कंफ्यूज रहोगे कि बात समझ गए, बात नहीं समझे तुम, बात नहीं समझे, सुन 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 साहिबा सुन, देख टेंशन इंटू वेलोसिटी का पॉजिटिव वाला प्रोडक्ट बराबर टेंशन इंटू वेलोसिटी का निगेटिव वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अगर तुम्हारा टोटल पॉजिटिव आ रहा है, ये तुम्हारा निगेटिव वाला, एक तरफ पॉजिटिव वाला बराबर एक तरफ निगेटिव वाला, होता क्या वैसे क्या होता है देखो, T1 इंटू V1 प्लस T2 इंटू V2 बराबर 0 करना होता है, तो 0 तभी होगा जब एक टर्म पॉजिटिव होगा एक टर्म निगेटिव होगा, इस निगेटिव को उधर ले जाओगे तो बाय डिफॉल्ट है कि T1 V1 बराबर T2 V2 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर सब क्लियर है, क्लियर ही रहेगा बेटवा, क्लियर ही रहेगा। चलिए करके देखा, इसमें 80% लोग कर दिए ना, तब मैं मानूंगा। सुन सही बस सुन, कॉन्स्ट्रेन रिलेशन का धुन। अब देख यहां पे रस्सी के लॉन्ग टेंशन ये टी होगा, टी का कंपोनेंट इधर देख, यहां पे टी होगा, टी का कंपोनेंट इधर देख, इधर वाला रे, इधर वाला रे, इधर अपोजिट वाला सेम वाला बराबर कर दे। चल पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं मैं, रो रहा हूं मैं तुम्हारे प्यार में। किन वैसे कोई नहीं है, सब एक इनको मार मार के भगा दिया, कोई नहीं किन वैसे सबको भगा दिया। बहुत
अब भगा दिया कीन वेज का, कोई नहीं है। बताओ क्या होगा, सुनो, टेंशन का कंपोनेंट आगे लो, T cos थीटा 1 इंटू V1 बराबर ये T पिछवाड़ा में आएगा, T cos थीटा 2 इंटू V2, T से T कट जाएगा, तो ये पूछा V1 बाई V2, तो ये V1 और ये V2 नीचे आएगा, इज इक्वल टू cos थीटा 2 बटा cos थीटा 1, cos थीटा 2 बटा cos थीटा 1, थर्ड आंसर आ रहा। तब एक इंडियन को मार के भगा दिया मैंने, रगेद रगेद के मारा है सुबह सुबह, सब कोने में घुसा हुआ है, खूब मारा है आज भाई साहब। 74% लोगों ने सही कर लिया, वेरी गुड बेटा। इसमें इसकी वेलोसिटी पूछिए, इस ब्लॉक की वेलोसिटी पूछिए, क्या पूछिए, इन द फिगर शो द पुल्ली इज मूविंग विद वेलोसिटी u, पुल्ली u से जा रहा, पुल्ली u से जा रहा, देन वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक अटैच्ड विद द स्ट्रिंग इज, इसकी वेलोसिटी v पूछिए, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक पूछिए। कर लोगे क्या, देखते हैं कर लोगे क्या, सिंपल सी बात है, यहां पे t मानोगे तो पीछे t होगा, इधर t होगा, तो इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, यहां पे ये आगे भाग रहा है तो यहां पे तुम्हारा टेंशन होगा 2t पिछवाड़ा में, करो तो। बहुत मारा है आज यकीनियंस को पकड़ पकड़ के। नीतीश आपको फोन करेगा, उसको बोल देना मैं नहीं जा रहा, आप नहीं जाओगे तो मैंने मना कर दिया है कि ये दो आदमी नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाएगा, है ना, मैंने उसको मना कर दिया है, तो आपको फोन करने वाला है वो, तो आप मना कर देना बस, तो फिर मैं भी चल लूंगा इधर ही। आओ, अरे बहुत मारा है किनियंस को। हर बात तुमको जानना जरूरी है, अरे कहाँ जाना है, सब तुम जान जाओ, कुछ भी मत छोड़ना जीवन में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा सब तुमको पता होना चाहिए। देख इधर, इस रस्सी में इसको आगे जा रहा है तो 2t इंटू यू, 2t इंटू यू बराबर टीवी, टी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू टी, ये टी से टी कट जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2u आ जाएगा। वैसे भी इसमें टेंशन डबल है, तो टेंशन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो टेंशन इसमें डबल है, इसमें टेंशन आधा तो वेलोसिटी डबल, बुर्बक, चौथा आंसर आएगा। डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या होगा, डॉक्टर ऑलरेडी मैं हूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 84-85% लोग सही कर लिए, अच्छा लग रहा है, ऑलरेडी मैं डॉक्टर हूं। पहली बात तो ये सुन, पहली बात तो ये, ऑलरेडी मैं डॉक्टर हूं, मेरा नाम पूरा है डॉक्टर मनीष राज, ठीक है, डॉक्टर MR मेरा नाम है, पहली बात तो ये। दूसरी बात दिमाग का ऑपरेशन करता हूं मैं, बस किसी का दिमाग का नस ढीला हो बता देना, पुर्जा काम नहीं कर रहा हो बता देना, सीधा सीधा सिर्फ दिमाग का ऑपरेशन करता हूं मैं, दिमाग स्पेशलिस्ट। ये कर बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार देखो अच्छे से देखो। ये बहुत बढ़िया सवाल है, देखो ये v वेलोसिटी से रस्सी आगे जा रहा है, तो ये ब्लॉक कितने वेलोसिटी से आगे जाएगा ये पूछा है, v डैश पूछा है। 90% बच्चे इस सवाल को गलत कर लेते हैं क्योंकि वो रट के जाते हैं। मैंने तुम्हें बिल्कुल थोड़ा कंसेप्ट समझाया है और थोड़ा याद रखने के लिए बोला, लेकिन लॉजिक के साथ, इसको अच्छे से करो। मेरा दिमाग का इलाज कर दो। मैं याद नहीं हुई, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है पीपीटी में, मैं बोल दूंगा चाची को ठीक कर देगी, चाची को बोल दूंगा ठीक कर देगी, चाची प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी यार, डॉक्टर से इंजीनियर बना दिया। आई एम नॉट इंजीनियर, आई एम नॉट नेवर इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, यस आई एम दिमागी स्पेशलिस्ट। और दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं वो आधा पगला होते हैं, इसलिए मैं आधा पगला हूं, और कोई बात नहीं। चलो ये करो, बातें नहीं, आराम से करो अच्छे से। डिफरेंशिएशन करके करेंगे, क्यों पगला है क्या, डिफरेंशिएशन करके कर देते हैं, डैश आराम से समझ क्या होगा।
90% बेटा इसमें डाउट पूछते हैं बच्चे, लेकिन मुझे भरोसा है तू कर पाएगा। एंड कॉल मी डॉक्टर एम आर, नॉट ई आर एम आर। कितना बेकार लग रहा है ई आर एम आर, डॉक्टर एम आर। चलिए आइए, कम ऑन कम ऑन। कम ऑन कम ऑन। डॉक्टर सनम पगला, देख इधर, यहां पे बेटा टेंशन टी है और ये वेलोसिटी से आगे जा रहा है, यहां पे इस पॉइंट पे टेंशन टी होगा जो इसको पकड़ के आगे खींच रहा, अपने आप तो जाएगा नहीं, तो इस पॉइंट पे टेंशन टी नीचे, वेलोसिटी आगे, और यहां पे भी टेंशन टी है, उसका ऊपर कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा और आगे कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। तो जिधर टेंशन उधर वेलोसिटी लिखोगे टी साइन थीटा इंटू वी डैश। पता है तुम ये भी कह सकते हो सर आगे टी और आगे भी, नहीं, इसको पकड़ के कोई खींच रहा होगा ना, तो पीछे की तरफ इस पॉइंट पे टेंशन लगेगा टीवी, तो लिखोगे सिंपल तुम टीवी, टी से टी कट जाएगा, वी डैश बराबर आएगा वी बटा साइन थीटा, वी बटा साइन थीटा। तो कितने लोगों का जवाब है वी बटा साइन थीटा? चलिए देखते हैं दूसरा जवाब कौन दे रहा है। अच्छे सवाल है बेटा ये। 74% लोगों ने सही किया, 12% लोगों ने सी बोला। नहीं बेटा ये क्या कर रहे हो, उधर साइन थीटा कहां से आ जाएगा, पगलाइट हो गया एकदम। चलो ये होमवर्क है, कर लियो, ये सुनो सेम डायरेक्शन में जाएगा, एरो गलत है ये A1 आगे A2 आगे कर लेना, ये कुछ होमवर्क है, होमवर्क नहीं करोगे सारा मैं थोड़ी ना कर दूंगा। आओ स्यूडो फोर्स समझते हैं। अच्छा इसमें एक और सवाल आता है ना रॉड वाला, वो भी बता देता हूँ, कहां गया रॉड वाला सवाल, तो था सही, चल एक बार बता देता हूँ रॉड वाला सवाल, क्यों छोड़ू उसको, रॉड वाला बता देता हूं। मान ले ऐसे सवाल नीट में आए हैं 2 बार, तो इसको एक बार देख लेना चाहिए, सवाल 2 बार आया तो तू एक बार तो देख ले। ये रॉड है बेटा, और रॉड की एक खास बात बोलो, एक खास बात कि रॉड की लेंथ फिक्स होगी। हाँ सर। अब मान लो ये पॉइंट तुम्हारा वीए वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये पॉइंट कितने वेलोसिटी से नीचे गिरेगा? तो इसका छोटा सा एक कंसेप्ट होता है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ component of velocity along the length of rod, along the length of rod will be same, along the length of rod will be same। रॉड के लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा सेम। इसका रीजन बताता हूं, देखो ये एक रॉड का एंड है, दूसरा ये एंड है, जरूरी नहीं कि इसका वेलोसिटी हमेशा सेम रहे। क्या मैं इसका वेलोसिटी अलग अलग करके दिखाऊं, एक इलस्ट्रेशन दूं बेटा, अलग अलग करके दिखाऊं? तो मान लो कि ये रेस्ट में है और ये ऐसे चल रहा है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और ये वी से चल रहा है, तो दोनों एंड की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, दोनों एंड की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। बताओ रॉड के दोनों एंड की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती कि नहीं हो सकती? अलग अलग हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती है, दोनों एंड की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। लेकिन किसी भी कंडीशन में रॉड की एंड की वेलोसिटी रॉड के लेंथ के लॉन्ग अलग अलग नहीं हो सकती। मान लो इसको मैं बहुत तेजी से खींच दूं और इसको फिक्स कर दूं तो लमर जाएगा, हाँ, और मान लो इसको मैं धीरे धीरे ले जाऊं और इसको जोर से इसकी तरफ दबा दूं तो चिपट जाएगा। तो रॉड के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड विल बी सेम। ये इसका कंसेप्ट है, ये इसका कंसेप्ट है। अब मान लो कि ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, तो इसका लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा? ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये होगा वीए कॉस थीटा, और ये बेटा वी भी नीचे है, ये थीटा, ये 90, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा की तरफ कंपोनेंट लो, तो ये होगा वी बी, इस तरफ कॉस कंपोनेंट आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो रिलेशन क्या बनेगा सर? वीबी साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वीबी साइन थीटा। वीबी का कंपोनेंट जो इधर आएगा, वीए का कंपोनेंट इधर सेम होगा। मतलब तुम कह सकते हो कि वीवी साइन थीटा बराबर वीए कॉस थीटा, ये रिलेशन आ गया। अब तुम्हें अगर वीबी चाहिए था तो वीबी बराबर आएगा वीए कॉट थीटा, अबे कॉस बटा साइन, ये साइन इधर चला जाएगा। क्या समझ में आया? हाँ, एक सवाल कर ले, एक सवाल कर ले रे,
सवाल कर ले, देख सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो। मान ली यहां से एंगल तुमको थीटा दिया हुआ है और ये वेलोसिटी आगे हमें वीए निकालना है और हमें पता है कि ये ऊपर की तरफ वीवी वेलोसिटी से जा रहा है, ये गिवन है, ये गिवन है और हमें वीए निकालना है, फाइंड वीए। फटाफट करना, जरा फटाफट करना, सवाल करना, मैं आ रहा हूं, सवाल करो। स्क्वायर कहां से आ गया, tan स्क्वायर करा बक। चलिए क्या आ रहा है, क्या कितने बच्चों ने कर लिया इसको? तो देखो ऊपर जा रहा है, हाँ रुको रुको पकड़ना पड़ेगा उसको, ऊपर जा रहा है वो। अगर ये थीटा एंगल गिवन है तो इस वीए का कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो वीए का कंपोनेंट इधर बोलो, वीए कॉस थीटा। अरे ऊपर चल रहा है इसका इधर कंपोनेंट, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। तो इस वीवी का कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा सर? वीवी जिधर एंगल होता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये होगा वीवी साइन थीटा। वीवी साइन थीटा बराबर वीए कॉस थीटा, वीए कॉस थीटा, तो वीए बराबर हो जाएगा वीवी tan थीटा। कई बार बेटा tan और cot बच्चा रट लेता है, क्या रटना चाहिए कि समझना चाहिए, खुद बताओ तुम। रटना चाहिए कि समझना चाहिए, खुद बताओ तुम। इसको रट लेना चाहिए कि समझ लेना चाहिए, बोलना चमन। रट लेना चाहिए कि समझ लेना चाहिए। चलिए देख, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स की पता है जरूरत कब पड़ी, इन्वेंशन कब हुआ? ये स्यूडो फोर्स ही वो फोर्स है जिसके वजह से रामलाल नाम का इंसान का जन्म हुआ। कैसे देखो, एक्चुअल में क्या हुआ, क्या हुआ एक्चुअल में क्या हुआ? इतना बदतमीज है, कह रहा दोनों करना चाहिए, कह रहा रट लेना चाहिए। 99% बच्चे बोले समझना चाहिए, एक दो है चोमू। एक बार क्या हुआ कि स्कूल में एक मास्टर था, उसकी स्कूल थी, वो स्कूल में पढ़ाता था, बहुत खड़ूस मास्टर था, पगला मास्टर था, है ना। उसने स्कूल के ग्राउंड में एक पेड़ लगाया था। 2 मिनट समझ ले, स्यूडो फोर्स की ऐसा फील दिलाऊंगा ना, मजा ना आ जाए तो पैसा वापस। देख इधर क्या था कि एक मास्टर का स्कूल था, क्या था, अरे कहां से आता रे, हाँ यहां से आएगा। एक मास्टर का स्कूल था, उसने ग्राउंड में एक पेड़ लगाया था, एक पेड़ लगाया था, ठीक है, ग्राउंड में एक पेड़ लगाया था। उस मास्टर का नाम था एमआर, एकदम खड़ूस मास्टर था, बैगन के शकल का, देख इधर। एक डंडा लेके बैठा रहता था, खड़ूस मास्टर था। तो उसने एक दिन क्लास में बोला 3 बच्चे को, एक थी पिंकी, बड़ी भोली सीधी सादी बच्ची, पिंकी बड़ी सीधी भोली वाली बच्ची। पिंकी को बोला कि पिंकी आज मैंने तुम्हें लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया है। पिंकी बोली यस सर। तो जाके ग्राउंड में जाओ और जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है वो इसका बनाओ और इस पर लॉज ऑफ मोशन लगा के दिखाओ, ठीक है। तो ये पिंकी गई और ग्राउंड में बैठ गई आराम से रेस्ट में। और पिंकी बोलती है कि पेड़ पर कोई धक्का और खिंचाव एक्स एक्सिस में नहीं है, तो नेट फोर्स ऑन ट्री ऑन एक्स एक्सिस इज 0। ये एफबीडी किसका बना रहा है? एफबीडी किसका बना रहा है? ट्री का। तो ट्री पे कोई एक्स एक्सिस में फोर्स है क्या? नहीं। और पिंकी बोलती है कि एक्स एक्सिस में उसका एक्सेलरेशन भी 0 है। पिंकी बोलती है कि नेट फोर्स वाई एक्सिस में 0 है। क्यों भाई? पिंकी इसका mg नहीं लगेगा, बोलेगा ट्री के वेट की वजह से mg लगेगा, लेकिन उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड ट्री पर ऊपर लगाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। तो नेट फोर्स y में 0 हो गया, इसीलिए नेट एक्सेलरेशन y में क्या है? 0। और जाके मास्टर को दिखाया, एमआर ने पिंकी को दिए 10 में से 10 नंबर। वाह, पिंकी खुश, पिंकी एकदम खुश, हम खुश, ठीक है। पिंकी गई अपने घर में पापा को दिखाई,
ठीक है। दूसरा था कलुआ। कलुआ थोड़ा सा बदमाश था। वो क्या किया, ग्राउंड में गया और बोला कि वाह आज मजा आ गया, ग्राउंड में खेलते खेलते पढ़ेंगे। वी वेलोसिटी से भागता हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता हुआ इस ट्री का एफबीडी बनाया। अब ये खुद कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है, तो इसको पेड़ भी पीछे भागता हुआ दिखेगा, लेकिन चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे आता हुआ दिखेगा तो एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में क्या होगा, 0, और फोर्स भी एक्स एक्सिस में कितना लग रहा है, 0। नेट फोर्स एक्स एक्सिस में ऑन ट्री बोलो तो 0 है, एक्सीलरेशन भी 0। अरे भाई वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो एक्सीलरेशन तो 0 ही हुआ। हाँ सर, और कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0, न्यूटन फर्स्ट लॉ सही है। और कलुआ ने बोला कि सर वाई एक्सिस में फोर्स 0 इसलिए वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन 0। कलुआ को भी एमआर ने 10 में से 10 नंबर दिए। किसको, कलुआ को। एक था रामलाल। रामलाल गया एकदम गधा गोबर की शक्ल का, गधा गोबर की शक्ल का ऐसा रामलाल गया और बोला कि मैं, ऐसा बन गया, ये गोबर कैसा होता है, ऐसा गोबर की शक्ल का ऐसा, ये रामलाल है, गोबर की शक्ल का रामलाल गया और बोला मैं एक्सेलरेट होते हुए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भागते हुए इसका एफबीडी बनाऊंगा। कैसे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भागते हुए। उसने बोला, रामलाल ने जब टीवी को देखा बोला कि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है। सच में नहीं था, एक्स एक्सिस में सच में कोई फोर्स नहीं था, एक्स एक्सिस में सच में कोई फोर्स नहीं था। कोई ट्री पर धक्का या खिंचाव है, नहीं सर, कोई धक्का या खिंचाव नहीं है, कोई धक्का या खिंचाव नहीं है। हाँ सर, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या है सर, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन है माइनस है। सर ये कहां से आया, खुद ये ए से आगे भाग रहा है, तो क्या ट्री इसको ए से पीछे आते हुए दिखेगा, हाँ, लेकिन इस ट्री पर कोई फोर्स सर नहीं है लगने वाला। वाई एक्सिस पर नेट फोर्स बोलो सर 0 है, वाई में एक्सेलरेशन बोलो 0 है। ये गया अपना एफबीडी लेके, रामलाल को मास्टर ने दिया 0 में से 10 नंबर और इसको मारा और ये रोने लगा। क्यों रोने लगा, इसका एफबीडी गलत हो गया। अब गलत क्यों है, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। क्या फोर्स 0 है, हाँ सर, एक्स में कोई धक्का खिंचाव है ही नहीं, फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, जैसा कि ये इसने लगाया था। इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड। लॉज ऑफ मोशन क्या है, लॉज ऑफ मोशन क्या है, वैलिड है। यहां भी लॉज ऑफ मोशन क्या है, वैलिड है। यहां पे लॉज ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। यहां पे लॉज ऑफ मोशन बेटा वैलिड नहीं है, गलत हो गया। इसी चक्कर में मास्टर ने इसको कूट भी दिया, डंडे से मार मार के कूट भी दिया और नंबर भी नहीं दिया, 0 नंबर दिया। लेकिन रामलाल वो मास्टर से लड़ गया, कहता है कि ऐसा थोड़ी ना है, हमको सच में एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्स में पेड़ भागता हुआ पीछे दिख रहा है। एमआर ने बोला कि भाई साहब तू पगला है क्या, तू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को गलत साबित कर रहा है, जो आज तक पूरी दुनिया में फिजिक्स का भगवान माने जाते हैं न्यूटन, उसका लॉ तूने गलत कर दिया। रामलाल बोला कि मुझे तो जो दिखा मैंने लिखा, अब इसमें लॉ गलत हो रहा है, इसमें मैं क्या करूं। तो रामलाल बोलता है कि मास्टर तू भी चल और दौड़ता हुआ देख। मास्टर भी ए एक्सीलरेशन से जब दौड़ा तो कोई भी ऑब्जर्वर अपने आप को कभी चलता हुआ नहीं मानता, कोई भी ऑब्जर्वर अपने आप को कभी चलता हुआ नहीं मानता। तो जब मास्टर दौड़ता हुआ देखा तो ये पैर पीछे आता हुआ दिखाई दिया। हाँ, तो रामलाल ने पूछा, एमआर क्या तुमको पैर पीछे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एमआर ने बोला हाँ यार पैर तो पीछे आ रहा है, क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है। एमआर ने बोला नहीं फोर्स तो नहीं लग रहा है, तो बोलो सही है कि नहीं। बोले हाँ यार सही तो है। अब मास्टर का दिमाग चकरा गया, मास्टर का चक्करगन्नी घूम गया, यार बात तो सही कह रहा है कि भाई जब दौड़ता हुआ जा रहा है तो खुद तो अपने आप को रेस्ट में मानेगा, हाँ, लेकिन पैर उसकी तरफ आता हुआ एक्सीलरेशन से दिख रहा है, रिलेटिव एक्सीलरेशन। आपने रिलेटिव मोशन मैंने पढ़ाया है, हाँ सर। तो रामलाल ने बोला बताओ, तो एमआर तो देखो एमआर है, उसने बोला कि साले बहुत मारूंगा। सबसे पहले तो तुम्हें दौड़ के सॉल्व करने के लिए किसने बोला था, दौड़ के सॉल्व करने के लिए किसने बोला था, मार के टांग तोड़ दूंगा, हड्डी हड्डी छेद दूंगा। तुमको दौड़ के सॉल्व करने के लिए किसने बोला, बैठ के सॉल्व करो, लाइक पिंकी, लाइक कलुआ,
और चलो भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तुम एक्सेलरेट होके क्यों सॉल्व कर रहे हो? तो रामलाल और मुंहचंड आदमी, रामलाल और मुंहचंड आदमी। रामलाल कहते हैं कि किस किताब में लिखा है, किस किताब में लिखा है कि सवाल को बैठ के ही सॉल्व करना चाहिए, मैं तो दौड़ के करूंगा। कहां न्यूटन साहब ने बोला था कि मेरा लॉ बैठ के करोगे तो सही है, दौड़ के करोगे तो गलत हो जाएगा। एमआर का फिर दिमाग खराब। अब मन मन में सोच रहे यार बात तो रामलाल सही कह रहा है यार, ये तो गड़बड़ा गया सारा खेल। किसी किताब में लिखा है क्या इस सवाल को बैठ के सॉल्व करना चाहिए या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए सॉल्व करना चाहिए? क्या न्यूटन साहब ने ये क्वेश्चन दिया था? क्या न्यूटन साहब ने ये बोला था कि जब आप बैठ के सवाल सॉल्व करेंगे तो सवाल सही होगा, दौड़ के सवाल करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा? लॉज ऑफ मोशन बैठ के सही होता है, दौड़ के गलत हो जाता है। ऐसा कुछ तो न्यूटन साहब ने नहीं कहा था। रामलाल अड़ गया। रामलाल रॉक्स, मास्टर सॉक्स। अब मास्टर बेचारा करता तो क्या करता, बोला कि रामलाल कोई बात नहीं तू कल आ, मैं देखता हूं कि क्या झोल है। रामलाल घर गया, रोता रोता, देख लूंगा कल, मैं सही हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, हमको पीट दिया। अब रात भर एमआर सोचता रहा कि साला ये बात तो सही कह रहा है कि अगर मैं बैठ के देखता हूं तो लॉज ऑफ मोशन सही है, सारा कंडीशन सेटिस्फाई है और ठीक आ रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी चलता हूं तो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सही है, लेकिन अगर मैं एक्सेलरेट होकर देखता हूं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत हो जा रहा है। हाँ, एमआर सोचता रहा, रात भर सोचता रहा, नींद में सोया नहीं, आंख के नीचे काला छा गया, टेंशन में सोचता रहा। लेकिन एमआर तो एमआर है, उसने एक तरीका निकाला। उसने बोला कि आज से दो तरह के ऑब्जर्वर कहलाएंगे। पहले नहीं माने जाते थे, लेकिन पहली बार उसने बोला कि आज से दो तरह के ऑब्जर्वर होंगे दुनिया में। एक वो ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, इस तरह के ऑब्जर्वर या फ्रेम को हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। इसमें लॉज ऑफ मोशन वैलिड होगा, इसमें सब कुछ ठीक है। और एक वो रामलाल वाला फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम, और बोला कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ना नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। लेकिन सर ये तो फिजिक्स के भगवान थे न्यूटन साहब ने, जिसने लॉज ऑफ मोशन दिया था। लॉज ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, इसको तो वैलिड बनाना पड़ेगा। तो एमआर ने एक तरीका निकाला, एक फोर्स मान लो लग रहा है, लगा कौन रहा नहीं पता, मान लो लग रहा है। क्यों मान ले भाई एक्सेलरेशन है तो फोर्स तो होना चाहिए। तो बोला कि मान लो कि एक फोर्स लग रहा है। कोई लगा रहा है क्या? नहीं, मान लो लग रहा है। इसी फोर्स को बोला स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स इज नथिंग बट अ टेक्निक। स्यूडो फोर्स इज अ टेक्निक टू वैलिडेट लॉज ऑफ मोशन in non-inertial frame of reference. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये लगाने का एक तरीका है। क्या? स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स क्या है? एक टेक्निक है जो सच में लग रहा है, नहीं ये नॉन रियल फोर्स है, इसीलिए नाम है ना स्यूडो, कोई क्योंकि वास्तविकता में नहीं लगा रहा है। इमेजिनरी फोर्स है। क्या है? इमेजिनरी फोर्स है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? स्यूडो फोर्स की वैल्यू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन। सर फ्रेम का एक्सेलरेशन? हाँ भाई, क्योंकि ये रामलाल ही तो लगाएगा ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही लगेगा बस। हाँ, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जितने एक्सेलरेशन से चल रहा होगा उतना एक्सेलरेशन इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जिधर फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट में स्यूडो फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि मान लो फ्रेम ऑब्जर्वर तुम्हारा आगे जा रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट कहां आता दिखाई देगा? सर पीछे। तो स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? पीछे। तो जिधर एक्सेलरेशन उसको पीछे। और बोला कि किसने ढूंढा स्यूडो फोर्स? किसने ढूंढा? किसकी वजह से ढूंढा गया? रामलाल की वजह से। तो इसको लगाने का हक किसको है? ओनली रामलाल कैन अप्लाई। ओनली रामलाल टाइप इंसान कैन अप्लाई। तो रामलाल कल आया, रामलाल को बताया गया
वो भी खुश हो गया क्योंकि उसी के वजह से फोर्स खोजा गया था, तो उसको लगाने का हक सिर्फ रामलाल को है। क्या पिंकिया कलुआ लगा सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि उसको इसके लगाने का हक नहीं है। तो रामलाल इज नॉट ए सिंपल रामलाल, रामलाल इज अ छोटा न्यूटन, यू नो, रामलाल इज अ छोटा न्यूटन। पर रामलाल को कूटा आपने, उसका बदला रामलाल ने नहीं लिया। अरे भाई इज्जत भी तो दिया, ओनली रामलाल कैन अप्लाई। बताओ, ले रामलाल कहां गया? चाय पी ले, रो मत, ले चाय पी ले, ये चाय पी ले, ठंड बैठ, ठंड रख। अब यहां से एक बात बताओ कि सिर्फ रामलाल ही ये फोर्स लगा सकता है। क्यों? क्योंकि रामलाल पगला है, एक्सिलरेट होकर सवाल सॉल्व करते, इसलिए वो ये फोर्स लगा सकता है। बैठ के, ग्राउंड पे बैठ के या कांस्टेंट वेलोसिटी चल के ये स्यूडो फोर्स नहीं लगाया जा सकता है। अब ईमानदारी से बताओ, भले ही मैंने 10-15 मिनट ले लिए होंगे, 10 से 12 मिनट लिया है, क्या 10 से 12 मिनट में तुम्हें स्यूडो फोर्स की पूरी कहानी समझ में आ गई कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा नहीं है कि रात में सो के कोई उठा और कल स्यूडो फोर्स लगा दिया। एक्चुअल में प्रैक्टिकल सिचुएशन ही ये क्रिएट हुआ होगा, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ये क्रिएट हुआ होगा, तभी किसी ने ऐसा सोचा, और यही स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट है। बताओ बताओ, क्या एकदम धागा खोल दिया कि नहीं? बताओ, धागा खोल दिया। स्यूडो फोर्स तुम कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन स्यूडो फोर्स तुम जाके दुनिया को सिखा सकते हो आज के बाद, क्योंकि इसमें तुम्हारा हक है। तुम भले ही फिजिक्स में कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन एक बात बताओ, स्यूडो फोर्स तुम दुनिया को सिखा सकते हो कि नहीं सिखा सकते हो? ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, तुम स्यूडो फोर्स दुनिया को जाके पढ़ा सकते हो कि नहीं? कि सुन, स्यूडो फोर्स का असली मतलब मैं समझाता हूं कि स्यूडो फोर्स का इन्वेंशन क्यों हुआ, स्यूडो फोर्स से क्या दिक्कत थी कि स्यूडो फोर्स लगाना पड़ा, स्यूडो फोर्स फ्रेम के एक्सीलरेशन के पीछे ही क्यों लगता है? ये बता, फ्रेम के एक्सीलरेशन जिधर होगा उसके पीछे ही स्यूडो फोर्स क्यों लगेगा? सर क्योंकि जिधर फ्रेम जा रहा है वहां से बैठ के देखोगे तो आप जिसको देखोगे अपना एक्सीलरेशन उल्टा करके दोगे, हाँ, और जिधर एक्सीलरेशन उधर फोर्स। हर एक चीज तुम्हें पता चली कि नहीं चली? बताओ बताओ। अरे ये भाई कह रहे सर ये कंसेप्ट आपने रियल में आपने बनाया? नहीं भाई, ये कहानी मैंने बनाई है। कह रहे सर सच में ये कहानी मैंने बनाई है कि चीजों का कंसेप्ट का फील आ जाए, बस। ये थोड़ी ना मैं बनाऊंगा। स्यूडो फोर्स आपने बनाया, मैं कहां से बना लूंगा स्यूडो फोर्स? पगला आदमी। स्यूडो फोर्स जब मैं नहीं था ना, जब मेरे दादाजी भी नहीं थे, जब मेरे परदादाजी भी नहीं थे, तब स्यूडो फोर्स था। एमआर अंकिल जब देख, आपने बनाया स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स नहीं बनाया, लेकिन स्यूडो फोर्स समझाने का तरीका मैंने बनाया है, जिससे आपको स्यूडो फोर्स का पूरा फील आ जाए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि यहां पे कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट रखा है और ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन 5 kg। अब बताओ, अगर पिंकिया जैसे कि पहले भी ये ग्राउंड पे बैठ के सवाल सॉल्व करती थी, ये ग्राउंड पे बैठी है और इसने इस नॉर्मल को कैलकुलेट किया, और रामलाल जैसा कि उसको एक्सेलरेटेड रहने का शौक है, लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, रामलाल इस लिफ्ट में लटक गया। बोला कि अब तो मेरे मजे ही मजे हैं, अब तो मैं रुकूंगा नहीं, एक्सेलरेट होकर सारा दुनिया का सवाल सॉल्व कर दूंगा। तेरा भाई एमआर इतनी बार एक्सेलरेट होगा, तेरा भाई एमआर इतनी बार एक्सेलरेट होगा, इतनी बार एक्सेलरेट होकर सवाल सॉल्व करेगा, किसी ने सोची ना होगी। नहीं, तेरा भाई रामलाल, सॉरी, रामलाल ने बोला कि साला जो भी एक्सेलरेटेड होगा उसमें मैं बैठ जाऊंगा और सारे सवाल को सॉल्व कर दूंगा। है ना, समझ रहे हो? ओके। अब मुझे ये बताओ कि नॉर्मल जो रामलाल निकालेगा,
रामलाल निकालेगा और नॉर्मल जो पिंकी निकालेगा, दोनों सेम आएगा कि अलग अलग आएगा ये बताओ। पिंकी का नॉर्मल, पिंकी का नॉर्मल नहीं, पिंकी के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो नॉर्मल आएगा और रामलाल के रिस्पेक्ट में जो नॉर्मल आएगा वो दोनों सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? ऑप्शन ए सर सेम ही तो आएगा ना। नहीं नहीं सर, वो तो अंदर बैठा है, ये बाहर बैठा है, डिफरेंट आएगा। बताओ ए और बी में ऑप्शन टिक करके बताओ। क्लियर है? 30 सेकेंड का पोल दे रहा हूं। सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? बताओ, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? बोलो। कॉपीराइट कर लें तो चुरा लेंगे, कोई बात नहीं, चुराने दे। वैसे बहुत सारे लोग चुरा के चीजें पढ़ाते, कोई बात नहीं, इससे क्या हो गया। मैं पढ़ा लिया, अब हो गया एक साल लास्ट ईयर है, उसके बाद पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा और सब कुछ दे दूंगा, लोग देख देख के पढ़ाएंगे, क्या हो गया? हो गया, लास्ट ईयर है, बस तेरा सिलेक्शन करा दूंगा, उसके बाद हो गया, हिमालय जाऊंगा मैं संन्यास लेके। अपना क्या है, कॉपीराइट करा लो, क्या करूंगा कॉपीराइट करा के? फिजिक्स कोई मेरा थोड़ी ना है, फिजिक्स कोई मेरा थोड़ी ना जो कॉपीराइट करा लूं मैं। बस लास्ट ईयर है। यस, मतलब तुम क्या चाहते हो? सुकून से मैं नहीं जीऊं? मतलब पूरे जीवन भर तुम्हारे वैसे मैं दिमाग खराब करता रहूं अपना? क्या चाहता है तू? बता। तो नहीं चाहता कि अब तेरा मास्टर भी सुकून से कभी रहे? बिल्कुल सेम आएगा। सारा सिस्टम हैंग कर गया क्या? कर ओनली एक बैच पर हाल। अरे मजाक कर रहा हूं, पढ़ ले। 65% लोगों ने बोला सेम है और 31% लोगों ने बोला डिफरेंट है। आपको सीखने की जरूरत है। मैं दोनों फ्रेम से एक बार अच्छे से सॉल्व करके सिखाऊंगा, दोनों फ्रेम से एक बार अच्छे से सॉल्व करके सिखाऊंगा, आप देख लीजिए कि दोनों चीज सेम है या नहीं। आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले पिंकी के रिस्पेक्ट में चीजों को देखिए। पिंकी जब देखेगी तो पिंकी को लेफ्ट चलता हुआ दिखेगा कि रेस्ट में? सर पिंकी बेचारी ग्राउंड पे है, पिंकी रेस्ट में बैठी है, उसको लिफ्ट के साथ साथ ये ब्लॉक ऊपर एसिलेशन में जाता हुआ दिख रहा है। जब पिंकी ब्लॉक का एफबीडी बनाएगी, बेटा अच्छे से समझ लो, एफबीडी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी, और पिंकी कहां है? रेस्ट में है, ग्राउंड पर। पिंकी खुद कहां पे है? रेस्ट में। तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी बनाओगे तो पिंकी इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगता हुआ देखेगी, एक नॉर्मल ऊपर और एक एमजी नीचे। हाँ कि ना? हाँ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स 5 केजी पे तो लगेगा ही मास की वजह से, और लिफ्ट का जो बेस है वो इस 5 केजी को कहां धक्का मारेगा? ऊपर मारेगा। 5 केजी को कहां धक्का मारेगा? ऊपर मारेगा। अब पिंकी को ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। बताओ पिंकी के रिस्पेक्ट में नॉर्मल ज्यादा कि एमजी ज्यादा? सर जिधर एक्सीलरेशन होता है उधर फोर्स ज्यादा होता है, तो n माइनस एमजी बराबर m इंटू ए आएगा। n बराबर हो जाएगा mg प्लस ma, m कॉमन g प्लस ए आ जाएगा। m की वैल्यू बोलो। सर m है आपका 5, g की वैल्यू 10 और a 2, 10 2 12 25 60 न्यूटन आएगा सर। ठीक है, और जब एफबीडी बनाओ विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। अब तुमको पता है पिंकी ने क्यों नहीं स्यूडो फोर्स लगाया? क्योंकि पिंकी तो इनर्शियल फ्रेम है। पिंकी कैसा फ्रेम है? इनर्शियल। इसको हक ही नहीं है। हक है तुम्हें कि तू नहीं लगा पाएगा, सिर्फ हक किसको है? रामलाल को। रामलाल की ये शक्ति है। अब रामलाल लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो रामलाल जब इसका एफबीडी बनाएगा तो रामलाल इस पर 3 फोर्स लगाएगा, नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे। अब रामलाल जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगा देगा, एक स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी? ऑब्जेक्ट का मास इंटू रामलाल का एक्सेलरेशन। अब एक चीज बताओ, रामलाल को ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिख रहा है कि रेस्ट में दिख रहा है? तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। क्यों? क्योंकि रामलाल जितने एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट भी उसी एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। रामलाल जहां है ऑब्जेक्ट वही है। अच्छा, तो रेस्ट में होने की वजह से जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो n बराबर mg प्लस ma। m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, m की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2, ये तुम्हारा 60 न्यूटन आंसर आ गया। देखो
क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि दोनों के रिस्पेक्ट में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं कोटा में भी, आज भी याद है मुझे, आज भी याद है, कोटा में मैं पढ़ा रहा था, है ना, और 350 से 400 बच्चे क्लास में बैठे थे। मैंने बोला, ये सवाल बनाया बड़ा छोटा सा, और बोला कि मान लो एक ऑब्जर्वर यहां है, एक ऑब्जर्वर यहां है, इन दोनों ने इस ब्लॉक को देखा और नॉर्मल कैलकुलेट किया। बताओ नॉर्मल सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? 95 से 99% बच्चों ने बोला डिफरेंट आएगा। 99% बच्चों ने बोला डिफरेंट आएगा। 99% बच्चों ने बोला डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि सर अलग अलग जगह पे बैठे। नहीं बेटा, फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। फोर्स फ्रेम, सर स्यूडो फोर्स तो फ्रेम पे डिपेंड करता है। अरे स्यूडो फोर्स का लगना न लगना फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मल की जो वैल्यू होगी, तुम यहां से देख के कैलकुलेट करो या यहां से देख के कैलकुलेट करो, जो होगी वो होगी, वो तो सेम आएगा, वो तो सेम आएगा, नॉर्मल तो सेम आएगा। अच्छा, इजी किसके मेथड से सॉल्व करना है बताओ? रामलाल के मेथड से। रीजन बताओ सर। रामलाल क्या है ना, कि जो चीज चल रहा होता है उसी में कहीं ना कहीं जुगाड़ करके बैठ जाता है, तो चीज उसको रेस्ट पे दिखती है, तो वो क्या करता है कि नेट फोर्स बैलेंस कर देता है। तो ऊपर जितना फोर्स, नीचे उतना ही फोर्स, तो N बराबर mg प्लस m। एक कह रहा कि ये इक्वेशन क्यों लगाया बेटा? इसलिए लगाया कि पिंकी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक चल रहा है, एक्सेलरेटेड है, तो इस पर नेट फोर्स होना चाहिए, तभी कोई एक्सेलरेटेड होता है। अब ऊपर पिंकी को एक्सेलरेटेड दिख रहा है, तो ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा, नीचे का कम। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है लेकिन पिंकी के रिस्पेक्ट में, इसलिए N माइनस एम जी बराबर m आया है। क्वेश्चन कराए इस पर? आइए क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। ये देखिए तो, A monkey of mass 20 kg holding a vertical rope. The rope will not break when mass of 25 kg is suspended from it, but it will break if the mass is exceeded 25 kg. Okay? 25 kg तक वो नहीं टूट सकता है, मतलब ये 25 kg तक रोक सकता है रस्सी। 25 kg तक, 25 kg से ज्यादा होने पर रुक जाता है। What is the maximum acceleration with the monkey can climb up to the rope where mass of the monkey is 20 kg? Okay. तो मान लो कि इस पर अगर मैं 25 केजी का कोई ऑब्जेक्ट या मंकी को बिठाऊंगा तो टूट जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम कितना टेंशन टॉलरेट कर सकता है? 25 केजी के बराबर इस पर मास मैक्सिमम लटका सकते हो, तो टी बराबर हो जाएगा mg, m की वैल्यू 25 और g की वैल्यू 10, 250 न्यूटन। यस सर। अब लेकिन ये तो मंकी जो है, तो रामलाल बना दिया सर। हाँ, तो रामलाल मंकी जैसा ही तो है। ये जो मंकी है ये 20 केजी का ही है, तो ये कितने एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है? तो देखो, इस पर लगने वाला टेंशन जितना ज्यादा होगा उतने एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। ओके, तो एक काम करो ना, इसके सर पे रामलाल को बिठा दो, रामलाल यहां बैठ जाएगा। अब मान लो ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, अब इसके सर पे रामलाल खुद बैठ गया, तो रामलाल भी ए से ऊपर जा रहा, तो रामलाल इसको रेट में मानेगा। अब रामलाल चूंकि ऊपर जा रहा है ए से, तो रामलाल सीडो फोर्स नीचे लगाएगा ए में, और इसी पर नीचे लगेगी mg, तो टी बराबर हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। टी बराबर सर मैक्सिमम 250 है, बराबर एम कॉमन निकाल लो, ए प्लस जी की वैल्यू 10 रख लो, एम की वैल्यू 20 पता है, तो 250 बटा 20 बराबर ए प्लस 10। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 12.5, 12.5 बराबर ए प्लस 10। ए बराबर आ जाएगा 12.5 में से 10 जाओगे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। सवाल पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बताओ, मजा आया? और सवाल करोगे? करो। हो दक दिन दिन धारा 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 कर रे हजारा कर रे धारा। चलो करो। अ मैन वेट 80 kg, अ मैन वेटेड 80 kg, मतलब मैन का मास 80 kg है। He stand on a weighing scale in a lift which is moving upward with uniform acceleration 5 meter per second square. What will be the reading on a scale? Reading on a scale is a normal reaction. ठीक है ना? करोगे? चलो करो। Reading on a scale is nothing but a normal reaction. Reading of a scale is nothing but a normal reaction. करिए।
करिए, सिंपल है। कहां आइसोलेटेड हो रहा है? ऊपर, अपवर्ड विद यूनिफॉर्म आइसोलेशन इतना। चलिए देखते हैं। तुम जानते हो बेटा, कितना भी उड़ लो लेकिन तेरा डोर मेरे हाथ में है। जब मर्जी मैं तेरे से सवाल सही करा सकता हूं और जब मर्जी मैं तेरे से सवाल गलत करा सकता हूं। ये बात तू जानता है ना? अच्छा रहेगा जब तक तू ध्यान में रखे इस बात को। चलो, तो नॉर्मल ऊपर और उसी लिफ्ट में बैठा दूंगा तो mg नीचे और उस पर स्यूडो फोर्स भी नीचे, रेस्ट में दिखेगा तो n बराबर mg प्लस है। तो m की वैल्यू हो गई 80, g की वैल्यू हो गई 10, 5, 15, 15 अठे 20 से है 15, 1200 न्यूटन आ रहा है। फोर्थ, इस 1200 न्यूटन आ रहा है। लो 80% लोगों ने सही किया, ठीक है। अगर करके दिखाओ सर तुम्हें भरोसा नहीं है, चल तेरी दिली इच्छा पूरी कर देता हूं। block of 5 kg placed on the surface of lift and lift is decelerating स्पेलिंग तो सही कर दूं with 2 meter per second square downward, then find value of normal reaction। तो 5 kg का है और 2, 60 न्यूटन, 50 न्यूटन, 40 न्यूटन, सी नन ऑफ दिस, क्योंकि एक्चुअल में केस वैलिड ही नहीं है यहां पर। चलो करो, 30 सेकंड का टाइम है। चलो, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके, अरे गुना रे भाग रे गुना। Time is moving up, down, up, anti-down, C, up, anti-down, C, up, anti-down, C, up, anti-down, C, up, anti-down, C। क्या लगता है 60 की 40? देखते हैं कितने लोगों का सही है। ज्यादा लोगों का सही हो तो आंसर भी बदल दूंगा। यस, चलो, तो 58% लोगों का आंसर जो है सी आया है, जो कि गलत है, और 60 न्यूटन सही है सिर्फ 28% लोगों का, और 58% लोगों का गलत है। डैश अब्दुल बसित सी, कासिम रजा, कई लोग सी बोल रहे हैं, डैश। और इस गधों के सरदार हैं क्या है, सौरासीस महानता, ध्रुविल प्रधानी, योगन सिंह, अक्षत शैलाश, अंशित बंजित गंदिन नंदिन, सारी लड़के हैं। अभी भी लड़के नहीं सुधरे हैं, लड़कियां सुधर गई है। इसको जरा खोपचे में लेके देखते हैं कि आखिर क्यों गलती कर रहा है ये। तो इसको खोपचे में लेके देखे क्या क्यों गलती कर रहा है। छोड़ो हटाओ, ये नहीं आएगा, डर गया। चलो तुमको सिखा देता हूं, क्या बोला था। और बहुत आसान सवाल में गलत करा दिया तुमसे, बहुत आसान सवाल में तुमसे गलत करा दिया। तो बेटा असली फिजिक्स देखो, लेवल होता है, हमें कंसेप्ट सीखना है,
उस पर अच्छे सवाल करने हैं, कंसेप्ट सीखना है, बेसिक सवाल करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, और फिर एमआर वाले सवाल में मजे आ जाएंगे। अब देखो, अब ये तुम्हारा लिफ्ट है, हाँ सर लिफ्ट है, यहां पे ब्लॉक रखा है और ये पूरा लिफ्ट नीचे की तरफ डीएसिलरेट हो रहा है। क्या बोला है? डीएसिलरेटिंग विथ इतना डाउनवर्ड, मतलब नीचे जा रहा है लेकिन डिसेलरेशन के साथ, तो इसका एक्चुअल में एक्सेलरेशन ऊपर होगा। नहीं समझे? ये लिखा है डीएसिलरेटिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में डीएसिलरेशन हो रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डीएसिलरेशन हो रहा है, मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्पीड कम हो रही है। जैसे देखो, एक बात समझो, मैं पूरा समझाता हूं, सुनो। ये क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक ऑफ 5 kg प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ लिफ्ट, 5 kg का ब्लॉक है और लिफ्ट के सरफेस पे रखा है, इज डिसेलरेटिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, मतलब नीचे जा रहा है और उसकी स्पीड कम हो रही है। इतना समझ में आया क्या? पूरा छोड़ो, मैं समझा दूंगा, मेरे पे थोड़ा भरोसा रखो। अ ब्लॉक ऑफ 5 kg प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द लिफ्ट एंड द लिफ्ट इज डिसेलरेटिंग विथ इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, मतलब नीचे डिसेलरेट हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है। हाँ कि ना? इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना लिख दो बेटा, कि नीचे जा रहा है और उसकी स्पीड कम हो रही है। ये समझ में आया कि नहीं आया? डिसेलरेटिंग डाउनवर्ड मतलब नीचे जा रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है। डिसेलरेटिंग डाउनवर्ड मतलब नीचे जा रहा है और उसकी स्पीड कम हो रही है। हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा, स्पीड कब होती है? जब उसका एक्सेलरेशन ऊपर होता है, मतलब अपोजिट होता है, तो एक्सेलरेशन तो ऊपर है, और एक्सेलरेशन अगर ऊपर है, रामलाल यहां पे लटकेगा तो स्यूडो फोर्स कहां लगाएगा? नीचे। एमजी कहां है? नीचे। नॉर्मल कहां है? ऊपर। तो विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल एन बराबर एम जी प्लस ए। एम की वैल्यू बोलो 5, 10 और ए की वैल्यू बोलो 2, 60 न्यूटन आंसर। बहुत अच्छा मुझे यहां पे एक तरीका मिला समझाने का कि डिसेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो जहां डिसेलरेटिंग है उस डायरेक्शन में उसकी स्पीड कम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड कम तभी होगा जब एक्सेलरेशन अपोजिट होगी। खत्म। बोलो मोए मोए हो गया ये 58% लोगों का। अब बताओ कैसा लगा? कैसा लगा? तो अच्छे सवाल करने चाहिए ना बेटा। चलो अब ये सवाल देखो, ये सवाल देखो। ये काट है, ए एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा। अब मान लो कि ए एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा, तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा ये पूछा है। रामलाल को यहां बिठाओ। रामलाल इज ए इंपॉर्टेंट टूल टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या करना है? रामलाल को जब भी एक्सेलरेशन वाला कोई ऑब्जेक्ट हो, कार्ट हो, फ्रेम हो, उसमें रामलाल को बिठा दो। रामलाल को बिठा दो। सो रामलाल बैठ गया। अब कार्ट अगर ए से आगे जा रहा तो रामलाल भी ए से आगे जाएगा। हाँ, तो रामलाल इस पे स्यूडो फोर्स कहां लगाएगा? पीछे। और एमजी कहां लगेगा? नीचे। और टेंशन कहां लगेगा? इधर। तो वर्टिकल से थीटा है, तो क्या ये वर्टिकल से ये थीटा आएगा? हाँ। इस टी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, इस टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा पीछे टी साइन थीटा। अब बोलो टी साइन थीटा बराबर है में, बोलो टी साइन थीटा बराबर है में, बोलो टी साइन थीटा बराबर है में। यस सर। ऊपर टी कॉस थीटा, नीचे एमजी, बोलो टी कॉस थीटा बराबर एमजी। डिवाइड कर दोगे, टी से टी कटेगा, tan थीटा बराबर एम से एम कटेगा ए बाई जी, तो थीटा बराबर tan इनवर्स ए बाई जी। लो भैया मजा आ गया। लो अब इसमें अच्छा सवाल क्या बन सकता है बेटा? अभी रुको, और डेप्थ में जाते हैं ना, और इतना डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा जहां पे जे एडवांस का सवाल मैं पगला की तरह सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन नीट में जितना दिमाग लगना चाहिए, जितना डेप्थ में जाना चाहिए, वो तो जाओगे। आओ समझाता हूं, आओ समझाता हूं। यहां पे ना तूने निकाला tan थीटा ए बाई जी, लेकिन वो सवाल में हो सकता है कि tan के टर्म्स में कोई आंसर ही ना दे, साइन के टर्म्स में दे। अब देखो tan थीटा की वैल्यू ए बाई जी है, मतलब tan थीटा पी बाई बी होता है। हाँ, तो ऐसा हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? अगर tan थीटा ए बाई जी है, मतलब वो पी बाई बी है, पी ए और बी जी है, तो एच क्या बनेगा? एच बनेगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बनेगा। हाँ, तो साइन थीटा यहां पे, यही थीटा साइन के टर्म्स में क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। मजा आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। बहुत छोटी सी कंसेप्ट है, देखो लगा दिया, देखो लगा दिया। अब इसमें सर एक चीज और पूछते, टेंशन। टेंशन, तो टेंशन क्या होगा सर? देखो ये है मेन टेंशन, जो कि इसका और इसका वेक्टर सम इधर आ रहा, तो एम ए और एम जी का वेक्टर सम के बराबर टेंशन होगा। तो टेंशन हो जाएगा रूट अंडर एम जी का होल स्क्वायर
प्लस एम ए का होल स्क्वायर, यहां से एम बाहर निकाल दोगे, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टेंशन। बोलो मुन्ना गजोधर, टेंशन भी आ गया, पूरी पीएचडी हो गई तुम्हारी। क्या हो गई? पूरी पीएचडी हो गई, पूरी पीएचडी हो गई। The tension in the string, a small metallic sphere of the mass m suspended from the ceiling of a car oscillating on a horizontal road। कार horizontal road पे चल रहा है, अगर वर्टिकली कार ऊपर जाएगा सीडो नीचे, कार नीचे जाएगा सीडो ऊपर, लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में ये आंसर होगा, हॉरिजॉन्टल के केस में ये आंसर होगा। समझते हो क्या? अच्छा ये देखो, मान लो कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, सरफेस स्मूथ है, सरफेस क्या है? स्मूथ है। अब यहां पे मैंने एम मास का एक ब्लॉक रख दिया। तुमको नहीं लग रहा है कि रिवीजन नहीं करा रहा, मैं पूरा ही पढ़ा दे रहा हूं तुमको, जितना रिक्वायर्ड हो पूरा ही बेसिक में पढ़ा दे रहा हूं? ये तो गलत है यार, ऐसे तो सिलेबस ही खत्म नहीं होगा हमारा, थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए मैं भाई। ऐसे तो 1 साल का सिलेबस तुम 1.5 महीने में कैसे पढ़ लोगे यार? बताओ, बताओ कैसे कर लोगे यार? माई नहीं, नो नो, सी यार, ध्यान सुनो। मान लो कि थीटा एंगल है, स्मूथ सरफेस एम को हमने यहां रखा, तो इस पर टोटल कितने फोर्स लग रहे होंगे? एम पर टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस बताओ, 1 2 3, कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? बता, कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? तो इस पर 2 फोर्सेस लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा नॉर्मल, एक लग रहा होगा नॉर्मल, और एक लग रहा होगा mg। हाँ कि ना? हाँ सर। नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, mg नीचे लग रहा है, mg के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। ये थीटा है तो यहाँ पे ये थीटा होगा, mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। तो तुम कह सकते हो कि सर देखो ये इंक्लाइन प्लेन को दबा के तो जाएगा नहीं, तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, इंक्लाइंड सरफेस, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस, ऊपर में नॉर्मल, नीचे में mg cos थीटा, तो n बराबर mg cos थीटा हो जाएगा। ये तो पहले भी तुमने पढ़ा है। अच्छा, अलोंग इंक्लाइंड, अलोंग इंक्लाइंड, अलोंग इंक्लाइंड जो नेट फोर्स है वो रहेगा तुम्हारा mg sin थीटा। तो यहां पे नेट फोर्स तुम्हारा लग रहा है, हाँ, अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स लग रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर इंक्लाइन तुम्हारा नेट फोर्स क्या है? 0। यहां पे अगर तुम्हें नेट फोर्स पूछे तो ये क्या है? 0, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, ऊपर जितना नॉर्मल उतना नीचे mg cos थीटा। लेकिन इधर वाला जो फोर्स mg sin थीटा है वो तो लग रहा है, वो तो किसी से बैलेंस होगा नहीं। हाँ सर, वो तो किसी से बैलेंस नहीं होगा, तो वो तो लगता रहेगा। हाँ, तो mg sin थीटा सर लगेगा, तो देखो नीचे mg sin थीटा लगेगा, लगता रहेगा, पर अच्छे तरीके से लगता रहेगा सर। तो सही कह रहे हो, mg sin थीटा तो लगता रहेगा। अब सर, अब सर, तो mg sin थीटा तो लगता रहेगा, mg sin थीटा तो लगता रहेगा, तो एक्सेलरेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन मान लो स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं, मैं इसको रोक के रखना चाहता हूं, तो और क्या कर सकता हूं? मैं इसको बिना टच किए इसको इसी पर रोक के रखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं बताओ? आई रोडोव कह रहा है कि छुट्टी करो सर, सेल्फ स्टडी करना है, तो तुम्हें रोका किसने? जाके सेल्फ स्टडी कर। ये तो ऐसे भी यकीन वालों के लिए ऑप्शनल है, और तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। ये कोई क्लास तो चल नहीं रही बेटा, स्पैमर, ये कोई क्लास तो चल नहीं रही बेटा, है ना? चलो बोलो, या कोई क्लास नहीं चल रही बेटा? मेन क्लास नहीं है, ये रिवीजन क्लास है। मर्जी है तो करो, नहीं तो डैश में जाओ। क्या मर्जी बेटा? मर्जी है तो करो, नहीं तो डैश में जाओ। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन मेरे पास नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। पहली बात, नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस है, नो फ्रिक्शन, और डायरेक्टली मैं उसको टच कर नहीं सकता। तो अब ऐसा क्या करूं कि ये फिसलने से रुक जाए? भाई नेट फोर्स तो mg sin थीटा लग रहा है, तो फिसलेगा। mg sin थीटा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, m से m कट जाएगा, a बराबर g sin थीटा बचेगा। अब एक्सीलरेशन तो उसका होना तय है, एक्सीलरेशन तो उसका होना तय है। मान लो कि मैं 1 मिनट में आया, तू बता, ना तो मैं डायरेक्टली टच कर सकता, ना ही फ्रिक्शन है, तो कैसे रुकेगा बता?
आओ आओ। तो मैंने आईफोन तुम्हें इसी दिन के लिए तो खरीदा था, देख इधर आईफोन। तुम्हें लग रहा होगा कि सर आपके पास तो वही टूटा हुआ फोन है, आपकी औकात नहीं आईफोन की। तो मैं तुम्हें बता दूं कि बेटा हम और तुम अलग हैं ना। चलो देखो, ये एक प्लैंक और ये फोन है। अब ये जो प्लैंक है ध्यान से देखिए, ये स्मूथ है, टेढ़ा है और स्मूथ है। अगर मैं यहाँ पे फोन को रखूंगा तो क्या होगा सर, वो फिसल जाएगा। देखो स्मूथ है तो फिसल जाएगा, देखो देखो देखो, बताओ फिसल जाएगा देखो। अच्छा, जितना कम इंक्लाइंड होगा उतना धीरे धीरे फिसलेगा, क्योंकि जितना कम इंक्लाइंड होगा तो थीटा कम तो एम जी साइन थीटा कम, फोर्स कम तो एक्सीलरेशन कम। देखो अगर ऐसे रखूं मैं, पूरा ज्यादा इंक्लाइंड रखूं, देखो सीधे गिर गया। ज्यादा इंक्लाइंड रखूंगा सीधे गिर गया। थोड़ा कम करूंगा तो ऐसे होगा, थोड़ा और कम करूंगा तो ऐसे होगा, है ना। देखो ना थोड़ा धीरे धीरे गिर रहा है कि नहीं, देखो देखो थोड़ा धीरे धीरे गिर रहा है, देखो। और ऐसे कर दूंगा तो एकदम तेज गिरेगा, और ऐसे कर दूंगा तो एकदम तेज गिरेगा। अच्छा ठीक है, अब यहां पे दिल थाम के बैठिए, एकदम जोरदार एक्सपेरिमेंट होने वाला है। मैं इसको ऐसे रखता हूं, ऐसे रखता हूं, टेढ़ा रखता हूं, देखो ऐसे टेढ़ा रखता हूं, इस पे रख देता हूं, बिल्कुल ये फिसल जा रहा है, लेकिन मैं इसको यहां पे रखता हूं और मैं इसको तुम्हें रेस्ट में रख के दिखाता हूं, जो होगा देखा जाएगा। चलो देखो फिसल रहा है, अगर मैं छोड़ूंगा देखो गिर जा रहा है, देखो 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 गिर जा रहा है, देखो। डमी फोन है रे चमन, ले डमी फोन है, देख देख, डमी फोन है ना, डमी फोन है ना रे चमन। तो चमन ही रहेगा कि कभी जिंदगी में कुछ सीखेगा, बता। डमी फोन है ना, देख डमी फोन है, देख 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 डमी फोन है, देख देख डमी फोन, देख इधर, देख देख डमी फोन, डमी फोन देख देख, ये देख ऐसे है, मैं रखूंगा तो क्या होगा देख बेटा, काम की बात समझ, थोड़ा सा हंसी मजाक ठीक रहता है, अब समझ। ऐसे रखूंगा तो क्या होगा, देखो गिर गया, देखो गिर गया। थोड़ा टेढ़ा करूंगा तो भी गिर जाएगा, थोड़ा और टेढ़ा करूंगा तो भी गिर जाएगा। क्योंकि चाहे तुम कितना भी इंक्लाइंड कम करो, लेकिन जब तक इंक्लाइंड है तब तक एम जी साइन थीटा, और जब तक एम टी साइन थीटा है तब तक वो फिसल के नीचे गिरेगा, फ्रिक्शन है नहीं, और मैं इसको खुद से दबा के रोक नहीं सकता। अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, देखिएगा, देखिए नहीं गिरा ना, देखो यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चलो, एक तो होता है ट्रांसलेशनल स्यूडो, जब मैं आगे ले जाऊंगा तो जे आगे एसिलरेट होगा, तो एसिलरेटिंग ऑब्जेक्ट अगर आगे होता है तो रामलाल यहीं से बैठ के इस पर स्यूडो कहां लगाएगा, पीछे देखो 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 देखो, ये टेढ़ा है ना भाई, और ये बहुत ज्यादा टेढ़ा है। अब देखो इस टेढ़े पर भी मैं इसको रोक सकता हूं, टेढ़े पर भी रोक सकता हूं, देखो देखो, मैं ऐसे भी रोक सकता हूं, थोड़ा टेढ़ा तो छोड़, वर्टिकल रखूंगा तो भी रोक सकता हूं, देख ऐसे है ना, देख गिर सकता है ये, देख गिर सकता है ये, देख वर्टिकल पे रोक के दिखाऊं, वर्टिकल पे रोक के दिखाऊं, चल वर्टिकल पे रोक के दिखाता हूं, चल वर्टिकल पे रोक के दिखाता हूं, चल बता, 3-4 राउंड तो रुका था ना, देख वर्टिकल पे रोक के दिखाता हूं, देख देख इधर वर्टिकल पे है, देख देख, ओ भाई बता, वर्टिकल पे रोक के दिखाता हूं, चल हाला। अरे बाप रे, ओहो, घायल हो गया मैं,
बहुत तेज गर्मी लग गया है। आ, आ, इतना तेज घुमा, घूमने लग गया, दीवार से जाकर टकरा गया, लौड़ी हो गए हैं। माथा में चोट लगा है। ज्यादा तेज घूम लिया ना, घूमने लग गया। मुझे लगा नीचे बैठ जाता हूँ, नीचे दीवार पे टकरा गया। रुक, अरे मोबाइल, अबे तुम्हें मोबाइल की दिक्कत है, फोन ठीक है ना। बट मास्टर को गुलौड़ी निकल गया, बोल रहा फोन ठीक है ना। भाग। ऐसा फोन तो मैं 5,000 खरीद सकता हूँ, बोल मास्टर ठीक रहना चाहिए। बाप रे बाप। ओहो, चलो अब देखो ध्यान से। तो यहां पर जो नीचे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कहीं से फोर्स आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको F फोर्स से मान लो धक्का दिया हमने। ये बेटा हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसा है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है। म्यू क्या है, 0 है। म्यू क्या है, 0 है। हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर मैंने F फोर्स से धक्का दिया इसको। जैसे धक्का दूंगा तो पूरी सिस्टम ए से आगे जाएगा। हाँ, रामलाल को इसमें बिठा दे जो ए से आगे जा रहा है। रामलाल जैसे यहां पे बैठेगा तो ये सारी चीजें ठीक थी, mg नीचे था, नॉर्मल ऊपर था, mg sin थीटा इधर था, mg cos थीटा इधर था। क्या रामलाल पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगा देगा ए में? रामलाल एक्सीलरेशन के अपोजिट एक किडनी का बदला ले लिया हमने, कितना बेशरम है रे। पावर ऑफ एमआर सर 5-6 खरीद सकता है। अबे 5-6 हजार फोन ऐसा खरीद सकता हूं मैं, 5-6 हजार, 5-6 हजार ऐसा फोन खरीद के फेंक दूं मैं, फिर 5-6 फोन। पावर ऑफ एमआर सर कैन परचेज 5-6 आईफोन डैश, 5-6 हजार ऐसा फोन खरीद दूंगा मैं। डब्बे वाला नकली। चल एक बात बता बेटा, जैसे ही रामलाल यहां पे बैठेगा तो इस पूरे इंक्लाइन प्लेन के साथ, 2 मिनट रुक जा, पूरे इंक्लाइन प्लेन के साथ क्या रामलाल भी पीछे की तरफ एसिलेटेड होगा? हाँ सर। तो रामलाल स्यूडो फोर्स कहां लगाएगा? आगे की तरफ ये स्यूडो फोर्स लगाएगा। अब एक चीज समझो, इस पे टोटल फोर्स कितने हैं सर? 3। एक नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट इंक्लाइन के लॉन्ग नहीं आएगा, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है ना, सीधा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका कोई कंपोनेंट इधर आएगा नहीं। नहीं सर, ये इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, तो एमए का एक कंपोनेंट आएगा बेटा एमए कॉस थीटा। अगर इस स्यूडो फोर्स का ऊपर कंपोनेंट एमए कॉस थीटा और नीचे एमजी साइन थीटा बराबर हो गया, एमए कॉस थीटा बराबर mg साइन थीटा अलोंग इंक्लाइंड,
along inclined, तो तुम्हारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। और नेट फोर्स अगर जीरो हो गया, एम से एम कट गया, ए बराबर आ जाएगा जी, कॉस नीचे जाएगा, साइन बाई कॉस टेन थीटा। इतना एक्सेलरेशन से अगर इंक्लाइंड प्लेन चलेगा फिर रेस्ट में आ जाएगा। पर फिर नॉर्मल की वैल्यू इतनी होगी नहीं, नॉर्मल की वैल्यू इतनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखोगे, अरे यार पेट अजीब सा हो गया, तेज घूम लिया यार। अलोंग इंक्लाइंड ये है, परपेंडिकुलर इंक्लाइंड देखोगे, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड मतलब इधर, तो इस एमए का भी तो कंपोनेंट इधर आएगा। देखो एमए इधर है तो एमजी कॉस थीटा इधर, इधर आएगा एमए साइन थीटा, एमए साइन थीटा। तो नॉर्मल बराबर आएगा एमजी कॉस थीटा प्लस एमए साइन थीटा। वो तो तब था ना जब इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट में था। अगर इंक्लाइंड प्लेन पीछे की तरफ एक्सेलरेटेड तो स्यूडो फोर्स आगे, आगे का एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर आएगा। एन बराबर हो जाएगा एमजी कॉस थीटा प्लस एम, ए हम जानते हैं जी टेन थीटा है, जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा mg बटा कॉस थीटा। हालांकि इसको मैं चार और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, एक लाइन में भी mg बटा कॉस थीटा दिखा सकता हूं। एक लाइन में कैसे दिखा दोगे? तरीका है मेरे पास, मैं एक लाइन में भी दिखा सकता हूं। कैसे बताऊं? एक बात बता बेटा, अगर मैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन देख रहा हूं, परपेंडिकुलर इंक्लाइंड प्लेन देख रहा हूं, मैं नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस देखता हूं, क्या जीरो होना चाहिए? हाँ सर। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट में तो जीरो होना चाहिए। अब बता एमए किधर लग रहा है? अरे तो हॉरिजॉन्टल है, इसका कोई कंपोनेंट वर्टिकल में नहीं आएगा, ये एक्स एक्सिस में है, वाई में कंपोनेंट है इसका जीरो। एमजी नीचे एक, हाँ सर एमजी डाउनवर्ड है, एमजी डाउन, अरे ये एमजी कॉस थीटा एमजी साइन थीटा इसका कंपोनेंट है, नेट तो एमजी नीचे है ना, हाँ सर। और एन का कंपोनेंट ऊपर कितना होगा? सर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, एन का कंपोनेंट ऊपर एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, तो एन बराबर एमजी कॉस थीटा, खत्म। कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं लेना होता, ये मत कहना कि सर एमजी का कंपोनेंट इधर ले, इसका कंपोनेंट इधर ले लेते। भाई एमजी नेट है, इस पर तीन ही फोर्स लग रहा है, रामलाल के रिस्पेक्ट में तीन फोर्स लग रहा है, एक एमजी, दूसरा नॉर्मल, तीसरा एमए। एमए हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, एमए का ये कंपोनेंट आएगा लेकिन वर्टिकल नहीं आ सकता ना, तो एन का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे एमजी। देखो ये प्रूफ हो गया। सीधे ब्लॉक पे फोर्स लगा के भी तो रोक सकते हैं वैसे भी रोक सकते हैं बेटा, लेकिन वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इंक्लाइंड प्लेन पर मैं कितना फोर्स लगाऊं, इंक्लाइंड प्लेन पर, ब्लॉक पे नहीं, या इंक्लाइंड प्लेन को कितना एक्सेलरेशन दूं कि ये ब्लॉक रेस्ट पे रह जाए। सवाल ये है बेटा, ये सवाल है। पढ़ो इस सवाल को। ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज, ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज of inclination theta, the whole system is accelerated horizontally so that block does not slip on the waves. The force exerted by the waves on the block is mg beta cos theta. Force exerted by the waves on the block पूछा है। सवाल ये है, a block of mass m kept on a waves of mass capital M as shown in a figure such that mass m remains stationary with respect to waves. Mass m remains stationary with respect to waves. The magnitude of force P is, तो बताओ ये पूरे सिस्टम जी टेन थीटा से जाए, इसके लिए पूरे सिस्टम पे मैं फोर्स कितना लगा रहा हूं? P, तो P बराबर आएगा नेट मास सिस्टम का ये इंटू एक्सेलरेशन जी टेन थीटा। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी टेन थीटा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी टेन, बीटा है तो बीटा लिख दो, आंसर आएगा। एक ये भी होता है कि सर ये तो वही सवाल हो गया रे, आगे ले जाएंगे तो चिपकेगा। एक ये होता है कि मुझे बताओ कि अगर m थीटा एंगल का ऑब्जेक्ट है, m मास का इंक्लाइन प्लेन है, अरे यार बहुत अनईजी फील हो रहा है। अब यहां पे स्मॉल m मास का ब्लॉक रख दिया, अगर मैं इसको पीछे ए एक्सीलरेशन दूं तो क्या होगा? ए एक्सीलरेशन अगर पीछे दोगे तो इसमें स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? आगे, तो इससे तो और जल्दी गिर जाएगा। हाँ, तो ए की वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट स्मॉल m कैन फ्री फॉल, तो ए बराबर होता है जी कॉट थीटा, tan का उल्टा। ये तेरा होमवर्क है, प्रूफ करके देख लेना।
तो भाई साहब ऑलमोस्ट सारे सवाल मैंने स्यूडो फोर्स के आपको करा दिए। पेट का सारा सिस्टम घूम गया होगा ना अंदर, उल्टी कर लो सर। एक तो ये कौन घुसा हुआ एकदम, हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, ये दोनों भाई है। दोनों क्या है? भाई है। ये दोनों भाई है। दोनों के पैदा लेने का रीजन एक ही है। दोनों तभी पैदा लेता है, ये दोनों तभी पैदा लेता है, आवाज आ रही है? ये दोनों तभी पैदा लेता है जब कहीं पे क्या होता है? कांटेक्ट होता है। इस दोनों को पैदा करने वाला रीजन कौन है? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स मतलब चिपकू फोर्स। चिपकू फोर्स है। नॉर्मल तभी लगता है ना जब कांटेक्ट होता है, और फ्रिक्शन भी तभी लगता है जब कांटेक्ट होता है। तो सिर्फ दोनों में फर्क क्या है? दोनों में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है मैं अभी बताता हूं। जैसे मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहां पे कोई ब्लॉक मैंने ये रखा है, तो कांटेक्ट में आया क्या? दो ऑब्जेक्ट, हाँ, पर एक ग्राउंड और ऊपर वाला ब्लॉक कांटेक्ट में है। जैसे ही कांटेक्ट होता है तो कांटेक्ट सरफेस पकड़ो, हाँ सर, कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन में लगता है नॉर्मल। मतलब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। देखो ये नॉर्मल लगेगा ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे, और नीचे वाले ग्राउंड पे नॉर्मल कहां लगेगा? नीचे लगेगा। ग्राउंड पे नॉर्मल किधर लगेगा? नीचे लगेगा। ये बेटा ग्राउंड है, तो ये कहां लगा? ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड। ये कहां लगा? ऑन ब्लॉक। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां पे लगता है? जहां पे कांटेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट चिपकता है। जहां भी ऑब्जेक्ट चिपकेगा तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर और नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे नीचे, ये नॉर्मल लगता है। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन हमेशा नहीं लगता। फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन वो तब लगता है जैसे कांटेक्ट होते ही नॉर्मल लग जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन तब लगेगा जब इनका सरफेस थोड़ा रफ हो। फ्रिक्शन लगने की कंडीशन है कि इनके सरफेस कैसे होने चाहिए? थोड़े रफ होने चाहिए, ताकि इंटरलॉकिंग बने। अब ये फंस जाएगा। अब जैसे फंस जाएगा और तुम इसको चलाने की कोशिश करोगे एफ फोर्स से, एक्स एक्सटर्नल फोर्स से, जैसे इसको चलाने की कोशिश करोगे, इसको अलग करने की कोशिश करोगे, तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन पीछे लग के इसको आगे जाने से रोकेगा। तो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है क्या? हाँ। तो फ्रिक्शन इज पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस ये क्यों लगता है? ये लगता है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। तो इस ब्लॉक पे अगर तुम देखोगे
तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है अगर तुम इसको चलाने की कोशिश करते हो तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. फ्रिक्शन इज अ फोर्स which is a contact force act parallel to the contact surface which oppose relative motion or tendency of relative motion. ये मोशन अपोज नहीं करता, ये मोशन अपोज नहीं करता, मोशन को सपोर्ट करता है क्या? मे अपोज मोशन, मे सपोर्ट मोशन, मे अपोज मोशन. फ्रिक्शन, अरे यार, फ्रिक्शन मे अपोज मोशन, may oppose motion, friction may support motion, but friction always oppose relative motion, always oppose relative motion. बट ये रिलेटिव मोशन को हमेशा क्या करता है? अपोज करता है. अरे यार, क्या होता है कि अगर मान लो सरफेस स्मूथ है, चिकना है, तो इसके कांटेक्ट पे कांटे नहीं लगे होंगे, एक दूसरे पर स्लिप कर जाता है. इसीलिए जब हम इसको लेके जाएंगे स्मूथ सरफेस पे तो कोई अपोजिशन नहीं होगा. लेकिन मान लो कि इस पे कांटे लगे हैं तो ये क्या करेंगे? फंस जाएंगे. तो फंसे हुए रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब तुम इसको चलाने की कोशिश करोगे, जब आप इसको चलाने की कोशिश करोगे तो इंटरलॉकिंग की वजह से ये फंस जाएंगे और मोशन को क्या करेंगे? अपोज करेंगे. टेंडेंसी ऑफ मोशन को क्या करेंगे? अपोज करेंगे. मतलब फ्रिक्शन किस वजह से लगता है? फ्रिक्शन के जीवन का एक ही उद्देश्य है, अगर रफनेस है तो उसको चिपका के रखना चाहता है. क्या करके रखना चाहता है? चिपका के रखना चाहता है. सर चिपका के रखने के चक्कर में तो आगे बॉडी चल भी जाएगी. हाँ चल भी जाएगी, आगे बॉडी चल भी जाएगी. जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एक ये है बेटा ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, ये इंटरलॉकिंग है. अब मान लो कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. मतलब ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज भागने की कोशिश कर रहा है. हाँ सर, ये ऊपर वाला ज्यादा तेज भागने की कोशिश कर रहा है और नीचे वाला आपका उतना तेज नहीं भाग रहा है. तो ऊपर वाले को इस इंटरलॉकिंग की वजह से हम आगे जाने से रोकेंगे तो ऊपर वाले फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे. तो नीचे वाले फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे. जैसे ये ऑब्जेक्ट है मान लो, और इसमें इंटरलॉकिंग है, इसमें इंटरलॉकिंग है, देखो ये ग्राउंड है और इंटरलॉकिंग है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बस रखा हुआ है और इस पर कोई फ्रिक्शन पूछे तो बोलोगे फ्रिक्शन जीरो है. फ्रिक्शन अननेसेसरी नहीं लगता. फ्रिक्शन तभी लगता है जब आप उसमें रिलेटिव मोशन डेवलप करोगे या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी डेवलप करोगे. जब उसको चलाने की कोशिश करोगे तब फ्रिक्शन लगता है. और क्यों लगता है सर? इंटरलॉकिंग की वजह से. कितना लगता है? तो सोचो, ये उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा जितना ज्यादा यहां पे इंटरलॉकिंग होगा. और जितना ज्यादा जो इंटरलॉकिंग होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है. पहला, रफनेस कितना है, रफनेस कितना है. अब जितने ऐसे छोटे छोटे कांटे लगे हैं तो ये जल्दी टूट जाएगा, और कांटे ऐसे हो तो ज्यादा कांटा होगा तो ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा, और कांटा की जो वैल्यू है वो म्यू से पता चलती है. बहुत बढ़िया. दूसरा, मान लो कांटे बहुत मजबूत है लेकिन कांटे ऐसे फंसे हैं तो हल्का सा भी झटका लगाओगे स्लिप कर जाएगा. मान लो कांटे हैं लेकिन कांटे बहुत कमजोर तरीके से फंसे हैं तो हल्का सा भी झटका लगाओगे तो चला जाएगा. और कांटा अगर बहुत मजबूती से फंसे तो कांटा एकदम ऐसे फंस जाएगा तो सर उसको चलाना ही मुश्किल हो जाएगा. अब कांटा ऐसे कब फंसेगा? जब जितना ज्यादा नीचे दबेगा, जितना ज्यादा नीचे दबेगा मतलब नॉर्मल ज्यादा होगा. तो अब भी सी बात है, फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एंड फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहां पे आएगा इसकी रफनेस. ये होती है फ्रिक्शन फोर्स. ये फ्रिक्शन की बेटा मैक्सिमम वैल्यू है कि इतना फ्रिक्शन लगेगा.
ये म्यू लिमिटिंग, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है वो लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, ये फ्रिक्शन की क्या है, औकात है, औकात है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप चलाना चाहते हो वहां से, तो इतनी फ्रिक्शन फोर्स लग के अपोज कर सकता है, इतनी फ्रिक्शन फोर्स लग के अपोज कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है फ्रिक्शन का। इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी वो चल पाएगा, और कम लगाओगे तो नहीं चलेगा। सर कम लगाएंगे तो फ्रिक्शन इतना ही लगेगा कि कम लगेगा? जैसे मान लो कि इसका, मान लो कि ये 50 न्यूटन इसकी वैल्यू आ रही है इसके लिए, ठीक है। अब मान लो इस ऑब्जेक्ट को तुम सिर्फ 20 न्यूटन से आगे खींचोगे तो चल जाएगा क्या? एक्सटर्नल फोर्स अगर 20 न्यूटन लगाऊंगा तो चल जाएगा क्या? सोचो, एक्सटर्नल फोर्स अगर 20 न्यूटन लगाऊंगा तो चल जाएगा क्या? नहीं सर। तो पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा सोचो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है कि उतना ही फोर्स पीछे लगेगा जितना आगे लगेगा, नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 20 न्यूटन ही लगेगा सर, लेकिन ये तो 50 न्यूटन कैलकुलेट करके आ रहा था। तो फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितना रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हम फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टेबल बोलते हैं। अच्छा, सेल्फ एडजस्टेबल बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं हमेशा एक बढ़िया टेबल बना के सिखाता हूँ, है ना, आपको भी यकीन में पढ़ाया होगा तो ये बनाया होगा। लेट 100 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। मान लो इस कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है और इस पे एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन लगाऊंगा तभी ये चलेगा। समझ गया सर? 100 न्यूटन लगाऊंगा तभी ये चलेगा, 100 न्यूटन से कम फोर्स पे ये नहीं चलेगा। समझ गया? 100 न्यूटन से कम फोर्स पे सर ये नहीं चलेगा। अब मान लो कि मैं आगे सिर्फ 5 न्यूटन लगा रहा हूं तो चलेगा क्या? नहीं। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5 न्यूटन। अगर मैं 80 न्यूटन लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 80 न्यूटन। अगर मैं 90 न्यूटन लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 90 न्यूटन। अगर 98 न्यूटन लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 98 न्यूटन। अगर 99 न्यूटन लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 99 न्यूटन। अगर मैं 100 न्यूटन लगाऊंगा तो उस पर तो चल जाएगा, तो फ्रिक्शन लगेगा 97 न्यूटन। अगर मैं 110 न्यूटन लगाऊंगा तो फ्रिक्शन लगेगा 97 न्यूटन। अगर मैं 120 न्यूटन लगाऊंगा फ्रिक्शन लगेगा 97 न्यूटन। अगर मैं 140 न्यूटन लगाऊंगा फ्रिक्शन लगेगा 97 न्यूटन। अब यहां पे तुम्हें 3 चीजें समझ में आ रही होगी। क्या? कि सर यहां से यहां तक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, अब 100 न्यूटन पे जस्ट मूव कर गया, जस्ट मूव। उसके बाद यहां से यहां तक क्या है? मूविंग है, सॉरी ये मूविंग है, और लगभग 99 न्यूटन पे अबाउट टू मूव है। एग्जैक्टली 99 पे क्या है? अबाउट टू मूव है। मूव नहीं किया लेकिन अबाउट टू मूव है। और यहां से यहां तक पूरा ही समझे तो पार्टिकल कहां था? रेस्ट पे। तो सर रेस्ट का ही ये पार्ट हो गया? हाँ, ये कहने को रेस्ट का ही पार्ट हो गया, लेकिन 3 अलग अलग आपको केस दिखाई दे रहा होगा, 3 अलग अलग केस दिखाई दे रहा होगा। सर क्या 3 अलग अलग केस? सुनो, क्या जब तक मैं 100 न्यूटन नहीं लगाऊंगा ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा? नहीं सर। तो 100 से जस्ट कम पर क्या रेस्ट में? हाँ। तो इस फ्रिक्शन को जो लग रहा होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो जो भी कुछ भी हो सकती है जितना अप्लाइड लगाओगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और उसकी जो वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की, क्या वो अप्लाइड के बराबर होती है? कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगा के बता दो, इतना समझ में आया होगा तो। इतना समझ में आया तो बताओ, आगे का मैं देख लूंगा। अगर तुम अप्लाइड 40 लगाओगे ये 40 लगेगा, अप्लाइड 20 लगाओगे 20 लगेगा, अप्लाइड हटा दोगे ये हट जाएगा। क्या ये सेल्फ एडजस्टेबल है? देखते कितने लोग पढ़ रहे हैं एक बार। क्या ये सेल्फ एडजस्टेबल है? हाँ सर। दूसरा, लेकिन सर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अच्छा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बेटा वैल्यू फिक्स होती है म्यू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है म्यू एन। ये कब लगता है? अबाउट टू मूव में, जब ऑब्जेक्ट मूव करने की टेंडेंसी में आ जाता है, अबाउट टू मूव के कंडीशन में। तो मैक्सिमम कितना फोर्स लगाओ कि ऑब्जेक्ट चल जाए? लिमिटिंग फोर्स के बराबर फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा, ये वाला। और ये स्टैटिक का ही तो मैक्सिमम पार्ट है। हाँ, तो पूरा स्टैटिक होता है, स्टैटिक के मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू एल इंटू एन।
सर ये अलग क्यों कर दिया? जब ऑब्जेक्ट चल जाता है वहां इंटरलॉकिंग टूट जाता है तो उसको चलाना थोड़ा सा इजी रहता है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये जो है कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग देन यहां पे कौन सी फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक और स्लाइडिंग। इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एल इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन की क्या है? औकात है। क्या तीनों चीज आपको अलग अलग चमक रहा है? क्या तीनों चीज आपको अलग अलग चमक रहा है? ये फी है फ्रिक्शन का। तीनों चीज आपको अलग अलग चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है बताइए? तो चमक तो रहा है। अब देखो, जैसे मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी वैल्यू है 10 केजी और एक ही मैं म्यू दूं। तो एक म्यू क्यों दे रहा हूं? म्यू तो आपने दो बताया कि दो तरह के म्यू होते हैं, एक म्यू एल और एक म्यू के। म्यू एफ के कम क्यों है? क्योंकि म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है लिमिटिंग से। तो अब एक ही म्यू क्यों दे रहा हूं? जब एक ही म्यू दिया होगा तो आप उसी को मानोगे म्यू केल और उसी को मानोगे म्यू के। एक ही दिया हो तो सर अगर एक ही होता तो इस टेबल में 97 नहीं आता। नहीं आता। ये तब आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन अलग तब होंगे जब उसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के अलग होंगे। ठीक है क्या सर? समझ गया? अब देखो, मान लो यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं 30 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स। बताओ ये ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं? तो जब भी तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और तुमसे एक्सीलरेशन फ्रिक्शन बहुत सारी चीजें पूछेगा, तुम सबसे पहले बेटा निकालोगे फ्रिक्शन की औकात। फ्रिक्शन कितनी अपनी औकात रखता है, कब तक वो चिपका के रख सकता है। तो जब तक उसकी औकात में रहेगी चीजें तो संभाल के रखेगा, चिपका के रखेगा, नहीं तो स्लाइड कर जाएगी। वो होती है म्यू इंटू एन। तो सबसे पहले तो एन निकालना पड़ेगा। ऊपर एन नीचे एम जी। नहीं हो पाएगा यार। तो एन बराबर है 100 न्यूटन। ज्यादा तेज घूम गया तुम्हारे चक्कर में। म्यू है कितना? 0.4। तो 4/10 इंटू एन है तुम्हारा 100। ये इससे कटेगा। 40 न्यूटन फ्रिक्शन की औकात है और तुमने 30 लगाया। मतलब ये सिंपल है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर तेरा फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम हो तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा ना तो ये फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक लगेगा। और स्टैटिक कितनी होगी? 30 न्यूटन के बराबर होगी और एक्सीलरेशन 0 होगा। क्या यही केस आएगा? हाँ सर। अगर नहीं यार, मान लो 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, यहां पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और म्यू 0.4 है, तो बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा और कितनी एक्सीलरेशन से जाएगा? चलो तो अभी क्लास रहने देते हैं, नहीं हो पाएगा तो गड़बड़ हो गया यार मामला। वैसे 2 घंटा पढ़ा दिया, बाकी के थोड़ा सा चीजें पढ़ लोगे, थ्योरेटिकल है, कुछ सवाल कर लोगे, ठीक है ना? तो करके आना, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। अजीब हो गया यार, एक्चुअल में भी चाय भी पिया था ना, बहुत तेज घूम लिया।